हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एआरटी थेरेपी या फिर हार्ट थेरेपी। एआरटी का मतलब होता है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी और हार्ट का मतलब होता है हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जो कि एक एचआईवी वायरस से संक्रमित होने के ऊपर यानी कि एचआईवी एड्स होने पे यूज करी जाती है, या फिर एक एचआईवी मदर से उसके फीटस में संक्रमण को रोकने के लिए यूज करी जाती है, या फिर एक एचआईवी पेशेंट की केयर करते समय निडल स्ट्रिक इंजरी हो जाए तो उससे प्रिवेंशन के लिए यूज करी जाती है। तो प्राइमरीली इसके 3 यूजेज होते हैं। कंप्लीट डिटेल से इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फार्मेकोलॉजी का आज का जो अपना टॉपिक है एआरटी यानी कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, इसको फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एआरटी का मतलब होता है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। तो एचआईवी का जो वायरस है एक रिट्रोवायरस होता है, उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट जो थेरेपी देते हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कहलाती है। समटाइम इसे रिट्रोवायरल थेरेपी भी कह देते हैं। और हार्ट थेरेपी में होता है एचए का मतलब होता है हाईली एक्टिव, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एचआईवी ड्रग्स, जो भी एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है, 3 का कॉम्बिनेशन अगर यूज करते हैं तो उसे हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कहा जाता है। आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सा कॉम्बिनेशन इसके अंदर यूज करते हैं, कब ये कंडीशन, कब जो है हार्ट थेरेपी को यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करता हूं रिट्रोवायरस क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, रिट्रोवायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि अपोजिट, रिट्रो का मतलब होता है अपोजिट वर्क करना। ये सुनो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने सुना होगा रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन कौन सा है, तो आपने पढ़ा होगा किडनी, जो कि पेरिटोनियम के पीछे की साइड में होता है। इसी तरीके से मैं कहूं कि नॉर्मली जो वायरस का जो डीएनए होता है वो आरएनए में रेप्लिकेट हो सकता है, लेकिन यहां पे उल्टा होता है। तो रिट्रो वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो कि ओरिजिनली आरएनए वायरस है। ओरिजिनली कैसे वायरस होते हैं दोस्तों? आरएनए वायरस होते हैं, लेकिन जैसे ही वो होस्ट की बॉडी में जाते हैं, लाइक ह्यूमन की बॉडी में जाएगा ये वायरस, जैसे कि इसका एग्जांपल है एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। तो एचआईवी वायरस जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जाएगा, आरएनए वायरस क्या होगा? रेप्लिकेट होगा। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक एंजाइम होता है। यस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज, इसको याद रखिएगा। आगे इसका एग्जांपल जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो याद समझ में इसी के बेसिस पे आएगा। तो ये जो एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसकी मदद से आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होता है, यानी होस्ट सेल के अंदर आरएनए में आरएनए से डीएनए का सिंथेसिस ये करता है। इसी वजह से इन्हें हम लोग रिट्रोवायरसेस कहा जाता है दोस्तों। तो रिट्रोवायरस क्या है दोस्तों? रिट्रोवायरस आर आरएनए वायरसेस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है, दैट यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये मैंने बताया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके सिंथेसाइज करता है डीएनए फ्रॉम आरएनए, आरएनए से डीएनए का सिंथेसाइज करता है। लेकिन कब करता है, टर्म है यहाँ पे, कब करता है? अपॉन इन्फेक्शन विद ए रिट्रोवायरस, सेल कन्वर्ट द रिट्रोवायरल आरएनए इनटू डीएनए। वेरी इंपॉर्टेंट, रिट्रोवायरल आरएनए से डीएनए का सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है रिट्रोवायरस। और एंजाइम कौन सा काम आता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहां पे काम आता है। तो अब ध्यान रखिएगा, यहीं पे मैं लॉजिक बता देता हूं। अगर इस एंजाइम को रोक दे हम लोग, इस एंजाइम को रोक दे, तो क्या इस बैक्टीरिया का, इस वायरस का रेप्लिकेशन हम लोग रोक सकते हैं? यस, डेफिनेटली। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रोक देंगे, यानी इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो इस वायरस का, इस एचआईवी वायरस का जो है रेप्लिकेशन भी रुक जाएगा दोस्तों। ठीक है। और यही जो थेरेपी है वो क्या कहलाती है? अपनी अपनी कौन सी थेरेपी कहलाएगी? एआरटी, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कहलाएगी। चलेगा, आगे बात करते हैं। यस, एचआईवी वायरस में बॉडी के साथ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, CD4 सेल, जिन्हें हम लोग टी हेल्पर सेल भी कहा जाता है, टी हेल्पर सेल भी कहा जाता है दोस्तों, जिसका काउंट जो होता है वो 400 पर क्यूब ब्लड से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एचआईवी के केस में, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के केस में, ये काउंट जो है लेस देन 200 रह जाता है। यस, लेस देन 200 पर क्यूब ब्लड रह जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है एचआईवी एड्स कोज करता है, और एक ये रिट्रोवायरस है जो कि CD4 सेल यानी कि हेल्पर टी सेल की संख्या को कम करता है, और ये कम कितना कर देता है? 200 पर क्यूब ब्लड से भी कम
कर देता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा। तो ये कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन पॉइंट यहां से बन सकता है। चलेगा आगे, मैं बताता हूं। यस, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी क्या होती है? तो यस, रिट्रोवायरस के अगेंस्ट, एचआईवी वायरस के अगेंस्ट जो थेरेपी हम लोग देते हैं उसे क्या कहा जाएगा? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कहा जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी क्या करती है? रिड्यूस, डिक्रीज करती है, यस, वायरल लोड ऑफ एचआईवी। एक एचआईवी पेशेंट में, इन एचआईवी पेशेंट के अंदर वायरल लोड को कम करने के लिए जो थेरेपी देंगे वो क्या कहलाएगी? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कहलाएगी। या फिर मैं बोल सकता हूं, एक प्रेग्नेंट मदर जो कि एचआईवी पॉजिटिव है, उससे उसके फीटस में, जो पेट में बच्चा पल रहा है, उस फीटस के अंदर वो वायरस नहीं पहुंचे, उसके रोकने के लिए भी जो थेरेपी देंगे वो भी एआरटी थेरेपी कहलाएगी। या फिर एक ऐसा पेशेंट जिसको एचआईवी है और उसकी केयर करते समय उसको जो इंजेक्शन आपने लगाया वो आपकी फिंगर में प्रिक हो जाए या और कहीं पे प्रिक हो जाए, यानी निडल स्टिक इंजरी हो जाए, तो उस दौरान जो हेल्थ केयर वर्कर में एचआईवी को रोकने के लिए काम में ली जाती है उसे हम लोग एआरटी थेरेपी कहते हैं। तो एआरटी थेरेपी के कितने यूज हो गए दोस्तों? 3 यूज हो गए। पहला, यस, वायरल लोड डिक्रीज करना एचआईवी पेशेंट के अंदर। दूसरा, यस, दूसरा एचआईवी मदर टू फीटस के अंदर एचआईवी ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना। और तीसरा यूज हो जाएगा निडल स्टिक इंजरी के बाद में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। आगे बताऊंगा मैं ये, ठीक है? ये दोनों पॉइंट आगे डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? मदर से फीटस में ये, इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, जिसको हम लोग निडल स्टिक इंजरी कहते हैं, फ्रॉम एचआईवी पेशेंट टू हेल्थ वर्कर, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ये 3 प्राइमरीली इसके यूज होते हैं, यस, किसके? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के। तो इसमें कौन सी ड्रग आती है? ऐसी मेडिसिन आती है जो कि एचआईवी वायरस के लोड को कम करती है, एचआईवी वायरस के रेप्लिकेशन को कम करती है दोस्तों। तो एआरटी इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर एचआईवी इन्फेक्शन एंड इट इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ एचआईवी मेडिसिन। इसका क्लासिफिकेशन मैं आगे पढ़ूंगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये याद रखिएगा, ये 3 ड्रग कॉम्बिनेशन है, वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। क्वेश्चन पॉइंट याद रखिएगा, एचआईवी ट्रीटमेंट के दौरान एआरटी थेरेपी में आइडियली कितनी ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? तो 3 ड्रग कॉम्बिनेशन जो है मेनली यूज किया जाता है। अब कौन कौन सी ड्रग है वो मैं आगे बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी क्रम के अंदर। तो एआरटी थेरेपी है वो कितने समय तक चलती है? तो याद रखिएगा, अगर किसी को एचआईवी हो गया है तो लाइफ लॉन्ग चलती है, पहली बात। दूसरा, मदर से फीटस के अंदर अगर हो गया है, प्रिवेंट करना है, तो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है, और डिलीवरी के भी जब तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है मदर, तब तक ये थेरेपी चलेगी। और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में 1 मंथ का जो है थेरेपी यहाँ पे चलता है। लिख लीजिएगा आप लोग, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में 1 मंथ का एआरटी देते हैं। मदर टू प्रेग्नेंट महिला से, उसके जो बच्चा है पेट के अंदर उसमें एचआईवी ट्रांसमिट ना हो, उसके लिए कब तक चलेगी? जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है और जब तक वो मदर उसको ब्रेस्ट फीड कराती है तब तक वो चलेगी। और वायरल लोड, एचआईवी पेशेंट में वायरल लोड कम करने के लिए लाइफ लॉन्ग ये थेरेपी लेनी रहती है। चलिए आगे बढ़ता हूं इसी क्रम के अंदर। गोल ऑफ एआरटी। तो एआरटी का क्या गोल है दोस्तों? तो 3 गोल ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। पहला गोल, वायरल लोड को, यानी वायरस के रेप्लिकेशन को कम करना। दूसरा गोल, मदर से फीटस में ट्रांसमिशन को रोकना। तीसरा गोल, अगर वहां पे मैं बात करूं निडल स्टिक इंजरी हो गई तो उस केस में उसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देना। चौथा गोल अपने पास में हो जाएगा, CD4 काउंट का जो लेवल घट रहा है, 200 से कम हो रहा है, उसको इंप्रूव करना। ये सुनो दोस्तों, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन करना। तो ये गोल है। पहला, सप्रेस एचआईवी रेप्लिकेशन, यानी मैं बोल सकता हूं डिक्रीज वायरल लोड को डिक्रीज करना। दूसरा गोल है अपने पास, प्रिजर्व एंड डिस्टोर इम्यून फंक्शन, यानी CD4 काउंट को बढ़ाना। तीसरा, प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, माता से बच्चे के अंदर ट्रांसमिशन को रोकना, चाहे मदर अगर प्रेग्नेंट है, चाहे मदर ब्रेस्ट फीड करवाती है बच्चे को, ठीक है? इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना और मोर्टिलिटी को कम करना, ठीक है? मृत्यु दर को और मॉर्बिडिटी को कम करना, ये अपने जो है गोल होते हैं। इनमें सबसे प्राइमरी गोल कौन सा है? सबसे प्राइमरी गोल यही होता है दोस्तों।
सबसे प्राइमरी गोल कौन सा है? वायरल लोड को डिक्रीज करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा गोल नहीं है। तो गोल कौन सा नहीं है इसके अंदर? यस, एचआईवी को ट्रीट करना गोल नहीं है। कहीं पर भी मैंने लिखा नहीं है कि एचआईवी को ट्रीट किया जा रहा है, बट सिंपली क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर रहे हैं और एचआईवी रिलेटेड मोर्टिलिटी को जितना ज्यादा लंबा हम लोग खींच सकते हैं, यानी डेथ को। कई बार हम लोगों ने देखा है कि अगर एआरटी थेरेपी अगर प्रॉपर पेशेंट ले रहा है, प्रॉपर तरीके से उसकी डोजेज ले रहा है, तो पर्सन एचआईवी पॉजिटिव होते हुए भी 30-40 साल तक भी जो है सर्वाइव कर सकता है। आजकल जो मॉडर्न एआरटी थेरेपी है उसके अंदर इजीली पर्सन 20 से 25 साल तो कर ही जाता है। समटाइम्स अगर हेल्दी लाइफ पेशेंट अपना रहा है, हेल्दी डाइट्स ले रहा है, रेगुलर एक्सरसाइजेज कर रहा है, स्ट्रेस का लेवल कम है, एआरटी थेरेपी रेगुलर ले रहा है, तो 30-35-40 साल तक भी पर्सन सर्वाइव कर सकता है। दोस्तों चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एआरटी। एआरटी को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है? एआरटी की जो मेडिसिन आप लोगों ने नाम सुने होंगे, जिडोवुडिन, स्टेवुडिन, लैमिवुडिन, नेविरापाइन, ये सब फेमस एग्जांपल है। इसके अलावा भी और कौन कौन से एग्जांपल है, तो इस क्लासिफिकेशन में मैं आपको बताने वाला हूं। तो 6 कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एनआरटीआई। तो आरटी का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑलरेडी मैंने बताया है। तो इसका नाम हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये इसका फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। ऐसे ही एन में एक देखो, एनएनआरटीआई में एक एन एक्स्ट्रा है, तो इस एन का मतलब हो जाएगा नॉन। बाकी पूरा का पूरा नाम ये रहेगा एनआरटीआई। ठीक है, तो इसमें नॉन हो गया। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ऐसे पीआई का मतलब होता है दोस्तों प्रोटीएज इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा इंटीग्रेज इनहिबिटर, अगला फ्यूजन इनहिबिटर और अगला एंट्री इनहिबिटर। अब इनका काम क्या है देखिएगा। तो जो एनआरटीआई जो ड्रग्स आती है वो क्या करती है? जो डीएनए रेप्लिकेट होकर के बना है, आरएनए से डीएनए जो रेप्लिकेशन के बाद बना है उसको ब्रेक करती है। ये सुनो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला रिट्रोवायरस है तो आरएनए से डीएनए बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो जो डीएनए बन गया है होस्ट सेल के अंदर जाकर के, होस्ट सेल मतलब ह्यूमन बॉडी, तो उस डीएनए को ब्रेक करने में ये हेल्प करता है एनआरटीआई। दूसरा नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है, ये क्या करती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जो कि आरएनए से डीएनए बनाने में काम आ रहा है, तो इस तरीके से हेल्प कर रही है। ऐसे ये कि एंजाइम होता है प्रोटीएज, जो कि प्रोटीन क्लीवेज में हेल्प करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ताकि वहां पर जो चेन है वो दो भागों में बंट सके, सेल दो भागों में बंट सके। तो वो प्रोटीएज को इनहिबिट करने वाले क्या कहलाएंगे? प्रोटीएज इनहिबिटर कहलाएंगे। ऐसे इंटीग्रेज इनहिबिटर, देखिए जो एचआईवी का वायरस है वो अपनी बॉडी के अंदर, एचआईवी का वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके इंटीग्रेट होता है ह्यूमन डीएनए के साथ, तो उस इंटीग्रेशन को रोकने वाली क्या कहलाएगी? इंटीग्रेज इनहिबिटर। नेक्स्ट फ्यूजन इनहिबिटर, फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो वायरल सेल ह्यूमन सेल के साथ जाकर के जुड़ती है ताकि वो रेप्लिकेशन हो सके, ट्रांसमिशन हो सके जेनेटिक मटेरियल का, उसको ये रोकने वाली मेडिसिन है। और सबसे लास्ट में एंट्री इनहिबिटर, यानी कि ह्यूमन सेल में एचआईवी वायरस के आरएनए को एंटर करने से रोकने वाली क्या कहलाएगी? एंट्री इनहिबिटर कहलाएगी। तो सिंपल सा इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, एनआरटीआईज क्या कर रही है? डीएनए ब्रेकडाउन कर रही है, जो कि रेप्लिकेशन के बाद बना है। एनएनआरटीआईज क्या कर रही है? न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, ये प्रोटीएज को इनहिबिट कर रही है, ये इंटीगर होने से रोक रही है। ठीक है, और ये वाली क्या कर रही है? फ्यूजन होने से रोक रही है, जो भी एचआईवी का वायरस है उसको ह्यूमन सेल से फ्यूजन होने से रोक रही है, और ये जो है एंट्री से रोक रही है। ह्यूमन सेल में वायरल डीएनए, वायरल आरएनए को एंटर होने से रोकती है। अब बात करते हैं इनके क्या क्या एग्जाम्पल है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम से ही सब पता लग रहा है। एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों? सबसे पहले बात करते हैं एनआरटीआईज के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे। बहुत फेमस एग्जाम्पल आप लोगों ने सुने होंगे, यस, जिडोवुडिन, स्टेवुडिन,
लेमिवुडिन, इसके अलावा ऊपर लिख देता हूं एबेकाविर। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं। टेनिफोविर। ये जो 5 एग्जाम्पल मैंने लिखे, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं? एनआरटीआईज में आते हैं, जिसमें ये जो 3 हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। 3 जो है ये काफी फेमस एग्जाम्पल है, जिडोवुडिन, स्टैवुडिन, लेमिवुडिन। इसके अलावा एबेकाविर और टेनिफोविर, ये भी 2 एग्जाम्पल इसमें आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं एनआरटीआईज में क्या एग्जाम्पल आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है, दैट इज नेविरापाइन। नेविरापाइन बहुत फेमस एग्जाम्पल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नेविरापाइन। इसके अलावा आता है, सॉरी, डोरेविर, विरिन। देखो एक नाम आता है विरिन, बहुत सारे एग्जाम्पल है। विरिन नाम जहां पर भी आएगा वो किस में आ जाएंगे? एनआरटीआईज में। यानी किसमें क्या नाम आएगा? विरिन। लास्ट में क्या नाम आएगा? विरिन नाम आता है। इसका मतलब वो एनएनआरटीआई के अंदर आता है। लाइक डोरेविरिन हो गया, ठीक है, डोराविरिन भी समटाइम इसको बोलते हैं, डोराविरिन। इसके अलावा डोलेविरिन, डोलेविरिन इसके अंदर एक एग्जांपल आ जाता है। इसके अलावा इटोविरिन, इसके अलावा एफोविरिन, सॉरी इफोविरिन, इफोविरिन आता है। इसके अलावा एट्रोविरिन आता है, यहां पे लिख देता हूं मैं एट्रोविरिन, एट्रोविरिन। तो विरिन नाम जब आ रहा है लास्ट में, तो आप लोग समझ जाइएगा वो किस कैटेगरी में आती है? एनएनआरआई कैटेगरी के अंदर आती है दोस्तों। तो अभी तक 2 कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी है। एनआरटीआईज के अंदर आ जाते हैं जिडोवुडिन, स्टैवुडिन, लेमिवुडिन, एबेकाविर एंड टेनिफोविर आते हैं। इसके अलावा एनएनआरआईज के अंदर फेमस एग्जांपल दैट इज यस नेविरापाइन आता है। इसके अलावा विरिन वर्ड वाले जो भी आते हैं, लाइक डोराविरिन आता है, डोलेविरिन आता है, इसके अलावा एफोविरिन आता है, एट्रोविरिन आता है। इस तरीके के सारे एग्जाम्पल है वो एनआरटीआईज के अंदर आते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रोटीज इनहिबिटर के अंदर कौन कौन से आते हैं दोस्तों? यस प्रोटीज इनहिबिटर के मैं यहां लिख देता हूं, यस रिटो रिटो रिटोनोविर, रिटोनोविर। रिटोनोविर एक फेमस एग्जांपल है जो कि किसके अंदर आता है? प्रोटीज इनहिबिटर के केस के अंदर आता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक और आता है एग्जांपल, दैट इज लोपिनोविर, लोपिनाविर। लोपिनाविर भी एक एग्जांपल आता है, वो भी किस कैटेगरी का है? प्रोटीज इनहिबिटर कैटेगरी का है। तो प्रोटीज इनहिबिटर में 2 एग्जांपल आ गए अपने पास, रिटोनाविर एंड ए है, सॉरी रिटोनाविर एंड लोपिनाविर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इंटीग्रेज इनहिबिटर। तो इसके नाम में ही इसका एग्जांपल छुपा है। देखिए टिग्रे, ये वर्ड जो है ना, टिग्रा वर्ड, यहाँ पे बीच में जो टिग्रा आएगा तो इसमें आएगा डोलू, डोलू टिग्रा, बीच में आ रहा TEGRA, वही लिखा है सर, सॉरी TEGRA, डोलू टिग्रा विर, डोलू टिग्रा विर। ये इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है? इंटीग्रेज इनहिबिटर के अंदर आ जाता है। इसके अलावा फ्यूजन इनहिबिटर के अंदर एग्जांपल आ जाएगा दोस्तों, एन फ्यू, FU, एन फ्यू विरटाइड, यस एन फ्यू विरटाइड इसके अंदर एग्जांपल आता है, दैट इज फ्यूजन इनहिबिटर। एंड सबसे लास्ट में आता है एंट्री इनहिबिटर, दैट इज मेरा, MARA, विरोक। मेरा विरोक जो है किसके अंदर आ जाता है? एंट्री इनहिबिटर के अंदर आता है दोस्तों। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिनको आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सिंपली MCQ सोल्व करने के तरीके से आपको पढ़ना है। सिंपली आप नाम देख के पता लगा सको वो किस कैटेगरी में आता है, उसका तरीका मैं बताता हूं। सबसे पहले अपने कैटेगरी पढ़िए एनआरटीआईज, यानी कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसके अंदर 3 तो फेमस एग्जाम्पल है, जिसके अंदर क्या आएगा? लास्ट में आएगा जो है वुडिन वर्ड आएगा। क्या वर्ड आएगा? वुडिन, जैसे कि जिडोवुडिन, स्टैवुडिन एंड लेमिवुडिन। इसके अलावा 2 एग्जांपल आ जाते हैं, एबेकाविर एंड टेनिफोविर। ये दोनों एग्जांपल किस में आ गए दोस्तों? एनआरटीआईज में आ गए। इसके अलावा एनएनआरटीआईज के अंदर एक फेमस एग्जांपल है जो कि है नेविरापाइन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखिएगा, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं आगे करवाने वाला हूं क्वेश्चन, नेविरापाइन। इसके अलावा लास्ट में वर्ड आएगा विरिन, लास्ट में क्या वर्ड आएगा? विरिन। तो विरिन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब वो एनएनआरटीआईज के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल डोराविरिन आ गया, यस और नो, डोराविरिन, डोलेविरिन, इसके अलावा एफोविरिन, और एक और एग्जांपल लिखा था एट्रोविरिन।
वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्रोटीज इनहिबिटर के अंदर आप याद रखिएगा PIRL, PRL, PIRL, ये याद रखिएगा। तो प्रोटीज इनहिबिटर में दो आते हैं, यस, रिटोनावीर, और एल का मतलब होता है लोपिनावीर। तो रिटोनावीर एंड लोपिनावीर दो एग्जांपल आ गए। इसके अलावा इंटीग्रेज इनहिबिटर में ये वर्ड आएगा टिग्रा, बीच में क्या वर्ड आएगा, टिग्रा। तो आगे याद रखिए डोलू टिग्रा वीर, वीर का मतलब वायरस। तो देखिए हर मेडिसिन में लगभग लगभग VIR वर्ड तो आ ही रहा है, यस और नो, क्योंकि वायरस के अगेंस्ट ये काम कर रही है, इसलिए वीर वर्ड वहां पे लगा देते हैं, एंटीवायरल है, ठीक है। तो डोलू टिग्रा वीर आ गया। इसके अलावा फ्यूजन में FU आएगा बीच में, तो एनफ्यूविरटाइड, और सबसे लास्ट में आ जाएगा एंट्री इनहिबिटर, इसमें एक एग्जांपल आ जाता है, दैट इज मीराविरोक, दैट इज मेराविरोक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा किस तरीके से कौन सी कैटेगरी में कौन सी मेडिसिन आती है वो आप इसको एडजस्ट करके याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी क्रम के अंदर। तो ये जो भी मैंने लिखा है साफ सुंदर अक्षरों में यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो। जैसे एनआरटीआईज में जीडोवुडिन, स्टैबुडिन, लैमिवुडिन, अबैकाविर एंड टेनिफोविर आते हैं। एनआरटीआईज में नेविरापाइन आता है, डोराविरिन, देखिए विरिन विरिन वर्ड आता है ना, विरिन, इसके अलावा विरिन और विरडिन, ठीक है, ये ई है, जेड आ गया यहाँ पे, विरिन। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल अपने पास नेविरापाइन, डोराविरिन, एफाविरिन, एट्राविरिन एंड डोलाविरिन, यस। प्रोटीज इनहिबिटर में PIRL, ठीक है, तो R फॉर रिटोनावीर और लोपिनावीर। इंटीग्रेज इनहिबिटर में तो डोल्यूटिग्रेवीर, डोल्यूटिग्रेवीर। इसके अलावा फ्यूजन इनहिबिटर में FU वर्ड आएगा बीच के अंदर, तो एनफ्यूविरटाइड आ जाएगा। इसके अलावा एंट्री इनहिबिटर में अपना एग्जांपल आ जाएगा मीराविरोक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद हो गया होगा आई थिंक आपको ये क्लासिफिकेशन। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ART, तो कॉम्बिनेशन ART को हम लोग कहते हैं हार्ट। हार्ट का मतलब होता है हाईली एक्टिव, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यस, कॉम्बिनेशन ऑफ 3, यस, एंटीवायरल, सॉरी एंटी, हम लोग बात कर सकते हैं रिट्रोवायरल, एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन को यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, याद रखिएगा, 3 कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो ऑलवेज 2 तो हम लोग NRTI यूज करेंगे, NRTI यूज करेंगे, प्लस NRTI 2 टेबलेट तो NRTI का मतलब जो मैंने मेडिसिन बताई आप लोगों को, जीडोवुडिन, स्टैबुडिन, लेमिवुडिन, एबेकाविर एंड नेक्स्ट जो है टेनोफोविर, उनमें से कोई भी 2 यूज करेंगे। तो ये जो मैंने 5 एग्जांपल आपको लिखाए हैं उनमें से कोई भी 2 यहाँ पे यूज करेंगे। साथ में एक जो है NNRTI, जैसे कि नेविरापाइन यूज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डोराविरिन यूज कर सकते हैं, विरिन वाली कोई सी भी एक यूज कर सकते हैं, या फिर एक जो है प्रोटीएज इनहिबिटर यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट थेरेपी। अगेन क्वेश्चन पॉइंट, 2 NRTI यूज करेंगे और एक NNRTI यूज करेंगे। अब आपको एग्जाम्पल याद होंगे तभी तो आप ये कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। तो NRTI के अंदर जो है 5 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए, जीडोवुडिन, स्टैबुडिन, लैमिवुडिन, एबेकाविर एंड टेनिफोविर। और NNRTIज के अंदर मैंने एग्जांपल बताया, दैट इज फर्स्ट एग्जांपल इज नेविरापाइन, इसके अलावा विरिन, इसके अलावा क्या वर्ड आएगा, विरिन, डोराविरिन आ सकता है ना, और जो भी डोलेविरिन बताया था, एफाविरिन बताया था, एट्राविरिन बताया था, वो सारे के सारे एग्जांपल्स में से कोई भी एक वहां पे कॉम्बिनेशन में हो सकती है। या फिर इसकी जगह प्रोटीएज इनहिबिटर यूज कर सकते हैं, रिटोनावीर यूज कर सकते हैं, या फिर जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर आपको बता रखा है लोपिनावीर, वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है अपना हार्ट थेरेपी का। अब हार्ट थेरेपी कब यूज करी जाती है दोस्तों, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी गोल क्या है इस थेरेपी का, मेन गोल क्या है, यस, प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू, यस, फीटस।
प्रेग्नेंट मदर से फीटस में रोकने के लिए हम हार्ट थेरेपी का यूज कर सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा 2 NRTIs और 1 NNRTI का यहाँ पे यूज हम लोग कर सकते हैं, या फिर इसकी बजाय PI भी एक हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद हो गए होंगे। चलेगा, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो मदर से फीटस में जो ट्रांसमिशन है उसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहा जाता है, पहली बात तो ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है उसे हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। एक ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस में जो ट्रांसमिशन हो सकता है उसे हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV कब कब हो सकता है? तो वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी। देखिए, मदर से फीटस में कब जा सकता है? डिलीवरी के दौरान प्लेसेंटा जब वहां से हटती है, उस दौरान कुछ ब्लड का एक्सचेंज वहां से मदर में और फीटस के बीच में हो सकता है। उस दौरान जो है HIV बच्चे में जा सकता है। या फिर डिलीवरी होने के बाद जब मदर उस बेबी को फीड करवाती है, ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा भी ये जा सकता है। तो दोस्तों, तो यस, HIV अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यानी लेबर और ब्रेस्ट फीडिंग, ये 3 केसेस में जो है HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा, देखो मदर से, मान लीजिए ये फीटस है, ये कौन है? फीटस। तो मदर से फीटस में HIV जाने का कितना % रिस्क होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना रिस्क है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यस, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं यहां पे, तो फर्स्ट बात करूंगा विदाउट ट्रीटमेंट। बिना ट्रीटमेंट के कितना रिस्क होता है मदर से बच्चे में HIV वायरस आने का? तो याद रखिएगा वो होता है यस 15 से 30%। 15 से 30% केसेज में मदर से बच्चे में बिना ट्रीटमेंट के, विदाउट ART उस बच्चे में, उस मदर से बच्चे में कितना % रिस्क है? 15 से 30% रिस्क है कि वो ट्रांसमिट हो सकता है। यानी मैं बात करूं कि 100 महिलाएं जिनको HIV है और वो प्रेग्नेंट है, तो उनमें से 15 से 30 महिलाएं ऐसी होगी जिनमें उस महिला से उस बच्चे के अंदर HIV ट्रांसमिट हो जाए बिना किसी ट्रीटमेंट के। आगे बात समझ में? 100% नहीं है ये, 15 से 30% केसेस में ही ट्रांसमिट होने के चांसेस है। दूसरा बात कर सकते हैं विद ट्रीटमेंट, विद ART थेरेपी अगर हम लोग चालू कर दें टाइम से, पता लगते ही डायग्नोस होते हैं कि मदर को है, ART थेरेपी स्टार्ट कर दी जाए। और ART थेरेपी स्टार्ट करने से ये जो रिस्क है वो लेस देन 2% रह जाता है। लेस देन कितना रह जाता है? 2%। 15 से 30% था, वो ओनली कितना रह गया दोस्तों? 2% के अप्रोक्स रह जाता है। यानी 100 महिलाओं में से अब केवल अगर उन 100 महिलाओं को ART थेरेपी दे रहे हैं तो 2 महिलाओं में ही ये ट्रांसमिशन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, एक नोट पॉइंट करिएगा। यस, नोट ART या हार्ट थेरेपी रिड्यूस 65% यानी 60 से 70% चांस ऑफ HIV ट्रांसमिशन। यस, HIV ट्रांसमिशन मदर से बच्चे के अंदर HIV ट्रांसमिट होने को यह 60 से 70% तक जो है कम कर सकती है। कौन कर सकती है? ART थेरेपी। देखिए यहाँ पे मैंने 15 से 30 महिलाओं से सीधी 2 महिलाओं पे आ गए, तो 15 से 30 महिलाओं से 2 पे अगर हम लोग आ रहे हैं, इसका मतलब 60 से 70% तक रिस्क को हम लोगों ने क्या कर दिया? कम कर दिया। आप इसको इस तरीके से मत देखना कि यहाँ तो सर 15 से 30 बता रहे हैं, यहाँ 60 से 70। थोड़ा सा समझना, लॉजिक, मैथ समझो। मैंने बोला 100 महिलाएं हैं, 100 महिलाओं को अगर HIV नहीं देंगे तो 15 से 30 महिलाओं में हो सकता है HIV बच्चे में ट्रांसमिट हो जाए। लेकिन ART दे देंगे तो 2 से कम महिलाएं ऐसी होगी जिनमें HIV ट्रांसमिट होगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि 15 से 30 जो रेशियो था वो 2 पे आ गया है ऑलमोस्ट। तो ये ऑलमोस्ट बात करूं 60 से 70% जो है ये रिड्यूस हो गया है चांस अपना, जो कि ART थेरेपी की वजह से हुआ है। अब नेक्स्ट बात कर सकते हैं, यस, ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी ड्रग ऑफ चॉइस है नेविरापाइन एंड सेकेंडरी है ज़िडोवुडिन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए
जिसमें ये बोले कि मदर से फीटस में एचआईवी ट्रांसमिट होने की प्राइमरी ड्रग कौन सी है। तो ऑप्शन में अगर दोनों हो तो फर्स्ट आंसर ये देंगे आप नेविरापाइन, लेकिन नेविरापाइन ऑप्शन में ना हो उस केस में आपको आंसर देना है जिडोवुडिन। कुछ बुक्स में क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया नेविरापाइन ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में जिडोवुडिन को ढूंढिए, अगर जिडोवुडिन वहां पे मिल रहा है इसका मतलब वो आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों एमसीक्यू पॉइंट बता रहा हूं डायरेक्ट में, ध्यान रखिएगा किस प्रकार से एमसीक्यू सोल्व करना है वो भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं। चलेगा नेक्स्ट बात करते हैं आगे, नेविरापाइन और जिडोवुडिन यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। ये कुछ फैक्ट बताए यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है हो सकता है। नेक्स्ट निडल स्टिक इंजरी यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। पी का मतलब है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर का मतलब होता है एक्सपोज होने के बाद। मान लीजिए आप इंजेक्शन लगाने गए किसी को एज ए नर्सिंग स्टाफ या जो भी आप स्टाफ है, तो आप जो है केयर कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं पेशेंट को। इंजेक्शन लगाते दौरान आपको क्या हुआ, पेशेंट को इंजेक्शन लगा के निडल निकाला आपने या कैनुला निकाला, और वो कैनुला के अंदर जो निडल थी वो निडल में ब्लड तो हो गई और वो आपको प्रिक कर गई गलती से, तो एचआईवी वायरस के आप संक्रमण में आ गए हो दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस केस के अंदर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट एक्शन इमीडिएट क्या करना है, तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, डू नॉट पैनिक, जस्ट क्या करना है, वॉश विद सोप एंड वाटर। सोप एंड वाटर से इसको वॉश करना है। यस, सेकेंड पॉइंट, डू नॉट स्क्वीज नहीं करना है, डोंट यूज ब्लीच भी यूज करना नहीं करना है, और कोई भी एंटीसेप्टिक भी यूज नहीं करना है। सेकंड आपको क्या करना है, यस पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट कर देना है। यस पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट कर देना है, यानी हार्ट थेरेपी स्टार्ट कर देना है। दो कॉम्बिनेशन में एनआरटीआई और एक एनएनआरटीआई या फिर पीआई में से यूज करना है। और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस जो है दोस्तों वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है वो एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट कर देना है, एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट कर देना है, एंड मस्ट बी स्टार्टेड विद इन 72 आवर्स। 72 घंटे में तो स्टार्ट कर देना है, बट ध्यान रखिएगा एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है। अब देखिए अगर एमसीक्यू आ जाए कि निडल स्टिक इंजरी के केस में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एआरटी थेरेपी कब स्टार्ट करनी चाहिए, पहला ऑप्शन मिलेगा 72 घंटे, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और, एक ऑप्शन मिलेगा जो सबसे छोटा ऑप्शन मिलेगा वो आंसर कीजिएगा। 72 घंटे आंसर मत कर दीजिएगा, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप गलत करते हैं तो आपकी गलती होगी। 72 घंटे तो डेडलाइन नहीं, अगर 72 घंटे के बाद आप पोस्ट एक्सपोजर करोगे तो जब तक तो वायरस जो अंदर गया था वो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर चुका होगा। अब आप जब थेरेपी देंगे तो वह एचआईवी संक्रमण को नहीं रोक पाएगी या इनइफेक्टिव रहेगी। समझ में आई बात यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस को रोकने के लिए जितना जल्दी हो सके जो सबसे छोटा ऑप्शन मिले, 1 घंटे 2 घंटे या 1 घंटे या आधा घंटा या एज सून एज पॉसिबल, वो ही टिक करना है। मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्ट में, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस इस तरीके से स्टार्ट कर देना। अब स्टार्ट करने के बाद में हमें एचआईवी का टेस्ट भी करवाना चाहिए, लेकिन वो कब, इमीडिएट नहीं करवाना है, वो करवाना है सबसे पहले 1.5 महीने पे, फिर 3 महीने पे, फिर 6 महीने पे जो है हमें करवाना है। तो यस, एचआईवी फॉलोअप जो टेस्ट है वो सबसे पहले 6 वीक यानी कि 1.5 मंथ पे करवाना है, फिर 3 मंथ पे करवाना है, फिर 6 मंथ के ऊपर करवाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीपी स्टार्ट करने के 1.5 महीने बाद, 3 महीने बाद और 6 महीने बाद एचआईवी का जो है टेस्ट जो है उस पेशेंट के अंदर करवाना चाहिए जिसको निडल स्टिक इंजरी हुआ है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, निडल स्टिक इंजरी से एचआईवी ट्रांसमिशन का जो चांस है 0.3% होता है। कितना होता है दोस्तों, 0.3%, लिख लीजिएगा
0.3% चांसेस में निडल स्टिक इंजरी से HIV होने का खतरा होता है, लेकिन 0.3% भी है ना, यस और नो। यानी मैं 0.3% की बात करूं तो लगभग 1000 लोगों में से 3 लोगों को होगा, लेकिन 3 लोगों को भी ना हो, HIV को रोकना है तो ART थेरेपी हमें स्टार्ट कर देनी है। और ये जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है ART का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है, ये 1 मंथ का होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 मंथ का जो है कोर्स रहेगा, 1 महीने तक ये ART थेरेपी चलेगी। कितने कॉम्बिनेशन में? 3 ड्रग कॉम्बिनेशन के अंदर दी जाएगी, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एक दिन में एक बार देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चलेगा, तो ये सब पॉइंट क्वेश्चन वाले पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ साइड इफेक्ट। क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं ART थेरेपी की? तो बहुत सारी ड्रग है, अलग अलग साइड इफेक्ट आ सकते हैं। लोकल इफेक्ट बात करूँ तो GI अपसेट कर सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा CNS इफेक्ट की बात करूं तो पर्सन को क्या हो सकता है? डिप्रेशन हो सकता है पर्सन को, कंफ्यूजन हो सकता है पर्सन को, डिजीनेस हो सकता है, नींद नहीं आएगी, ठीक है, स्लीपलेसनेस होने लग जाता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है पेशेंट को सॉरी। इसके अलावा रेसेज बनने लग जाते हैं, स्किन के ऊपर जो है रेसेज बनते हैं, एलर्जी बनती है। और इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाती है, पेशेंट का लिपिड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर ये ड्रग्स लिपोडेस्ट्रोफी करते हैं, लिपिड्स को तोड़ते हैं। इस वजह से बॉडी के अंदर लिपिड की मात्रा, लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाती है, LDL वगैरह जो है बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सभी साइड इफेक्ट आते हैं, लाइक नोजिया एंड वोमिटिंग, डायरिया, ये GI अपसेट हो गया, टायर्डनेस, थकान हो जाती है, ड्राई माउथ, मूड चेंज, डिप्रेशन, डिफिकल्टी इन स्लीप, हेडक, डिजीनेस जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है, रेसेज एंड सोर एट द इंजेक्शन साइट, और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्योंकि लिपोडिस्ट्रोफी होती है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे कि LDL का लेवल बढ़ जाता है, यस, जिससे हार्ट डिजीजेज वगैरह का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा जिडोवुडिन का और याद रखिएगा एक, ये स्पेसिफिक है, जिडोवुडिन की वजह से यस बोन मैरो सप्रेस हो सकती है, बोन मैरो सप्रेस भी होती है, इसी की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक जिडोवुडिन की वजह से ऐसा होता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, आई थिंक सिंपल है, इजी है, याद रखिएगा कि लिपिड डिस्ट्रोफी वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, HIV ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड। तो HIV ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करना चाहिए? ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन मिल सकता है कि CD4 काउंट जब 200 से कम हो जाए, दूसरा HIV डायग्नोस होने के बाद, तीसरा एलिजा टेस्ट करने के बाद, चौथा एज सून एज पॉसिबल। तो यस, जैसे ही पता लगे कि HIV के सिम्टम्स है, एज सून एज पॉसिबल वहां पे स्टार्ट करेंगे, एज सून एज पॉसिबल। यस, यहाँ पे ये वेट नहीं करेंगे कि CD4 काउंट 200 से कम हो गया है ना, CD4 काउंट भले ही ज्यादा है लेकिन HIV अगर वो डायग्नोस हो गया है तो जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अगर CD4 काउंट 200 से कम आ गया तो ये समझ लीजिए कि उसकी एडवांस स्टेज में HIV पहुंच चुका है, अब उसे क्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ निडल स्टिक इंजरी फ्रॉम सस्पेक्टेड HIV पेशेंट ART शुड बी स्टार्टेड। ART कब स्टार्ट करनी चाहिए? अगेन इसका आंसर है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, बट विद इन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर अंदर करना है, लेकिन जितना जल्दी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉइस ऑफ ART टू प्रिवेंट मदर टू फीटस ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? तो यस, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट चॉइस इज नेविरापाइन एंड सेकेंड चॉइस इज जिडोवुडिन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेविरापाइन NRTIs के अंदर आती है और जिडोवुडिन NNRI के अंदर आती है, NRTI के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरल लोड मॉनिटरिंग डन एट फिल इन द ब्लैंक आफ्टर ART इनिशिएशन देन। ART इनिशिएशन के बाद वायरल लोड मॉनिटरिंग कब करनी चाहिए? तो ऑलरेडी बताया, देखो निडल स्टिक इंजरी में तो 1.5 महीने पे करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे निडल स्टिक का नाम नहीं दिया है, तो याद रखिएगा 6 मंथ पे। जब भी HIV पेशेंट डायग्नोस होता है और ART थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं तो वायरल लोड मॉनिटरिंग 6 मंथ पे करते हैं, उसके बाद में एनुअली करते हैं, एनुअली हर साल एक बार
की जाती है HIV पेशेंट के अंदर वायरल लोड मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन पॉइंट है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर बन सकते हैं, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं पेशेंट मॉनिटरिंग। तो अभी अभी मैंने बताया पेशेंट मॉनिटरिंग के अंदर कौन सी मॉनिटरिंग करेंगे दोस्तों, वायरल लोड मॉनिटरिंग करेंगे कि वायरस का लोड कितना है। वायरस का लोड अगर बढ़ेगा इसका मतलब उसका सर्वाइवल रेट घटेगा। तो वायरल का लोड हमेशा कम रखना प्राइमरी गोल होता है एआरटी थेरेपी का। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, वायरल लोड को डिक्रीज करना प्राइमरी गोल होता है दोस्तों। ठीक है, तो वायरल लोड मॉनिटरिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वो कब करते हैं, पहली बार 6 महीने पे करते हैं, उसके बाद साल में एक बार करते हैं। तो वायरल लोड मॉनिटरिंग करते हैं, यस इनिशियली तो 6 मंथ पे करते हैं, देन एनुअली जो है मॉनिटरिंग करी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो पहले पेशेंट मॉनिटरिंग आपको समझ में आ गई होगी। चलेगा, अब हम लोग बात करेंगे एमसीक्यूज। तो 6-7 एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि आज हम लोगों ने पढ़ा है एआरटी थेरेपी, और आशा करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। तो एंटी रिट्रोवायरल प्रोफाइलैक्सिस डिक्रीज द चांस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ एचआईवी टू फीटस ड्यूरिंग, सॉरी दो बार ही रिपीट हो गया, यहीं पे आ जाएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ एचआईवी मदर टू फीटस। ठीक है, तो कितना परसेंट चांसेस को ये कम करती है, तो मैंने बताया था 60 से 70% रिस्क को कम करती है। मैंने बोला विदाउट ट्रीटमेंट 15 से 30% रिस्क है, विद ट्रीटमेंट ओनली लेस देन 2% है। तो 15 से 30 से 2 पे आना यानी लगभग 60 से 70% जो केसेस में जो है ये डिक्रीज होता है, और ये आता है अपना इस कैटेगरी के अंदर। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, बुक्स के अंदर दिया हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। चलेगा, तो राइट आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। एनआरटीआई का एग्जांपल इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो एनआरटीआई में एग्जांपल आते हैं जिडोबुडिन, स्टैबुडिन, लैमिबुडिन, एबेकाविर एंड टेनिफोविर। 5 एग्जांपल मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, तो एनआरटीआई में ढूंढ लीजिए। तो ये एग्जांपल आ गया अपने पास जिडोबुडिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रिटोनावीर जो है किसके अंदर आता है, प्रोटीएज इनहिबिटर का एग्जांपल है, प्रोटीएज इनहिबिटर का। और विरिन जो वर्ड आता है, विरिन एफाविरिन है, ये किस में आता है, एनएनआरटीआई के अंदर आता है। नेविरापाइन भी किस में आता है, एनएनआरटीआई के अंदर आता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, जिडोवुडिन, जो कि सी आंसर है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is one of the main current goal of ART therapy। तो ART का मेन और प्राइमरी गोल मैंने आप लोगों को बताया है, वो क्या होता है दोस्तों, वायरल लोड को कम करना, वायरस के रेप्लिकेशन को कम करना। तो ढूंढ लीजिए, क्योर करना अपना गोल नहीं है, सप्रेस द वायरल लोड, यस टू सप्रेस द वायरल लोड। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अलाउ द पेशेंट टू हैव ए पेन फ्री डेथ, पेन फ्री डेथ देना अपना काम नहीं है एआरटी थेरेपी का काम। टू प्रिवेंट रिपीटेड इन्फेक्शन विद एचआईवी, रिपीटेड क्या, एचआईवी एक बार हो गया उसके बाद तो वो बना ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन गोल क्या है, वायरल लोड को कम करना, सप्रेस करना। ठीक है जी, चलिए, तो राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर टू न्यूबॉर्न चाइल्ड। तो इसके लिए प्राइमरी चॉइस क्या बताई थी मैंने, नेविरापाइन। वो ऑप्शन में ना मिले तो जिडोवुडिन। तो देखिएगा दोनों ऑप्शन में मिल रही है, नेविरापाइन भी और जिडोवुडिन, लेकिन दोनों मिल रहे हैं तो आपको नेविरापाइन के ऊपर जाना। लेकिन नेविरापाइन ऑप्शन में ना होता तो राइट आंसर हो जाता जिडोवुडिन। ठीक है, या फिर एक ऑप्शन होता बोथ बी एंड डी, तो आप वो भी टिक कर सकते थे क्योंकि ये दोनों वहां पे काम करती है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी। Risk of mother to child HIV transmission in pregnant women at the time of delivery and after delivery in non breastfeeding women, कितना परसेंट रिस्क है, तो सिंपली विदाउट ट्रीटमेंट कितना रिस्क बताया था मैंने आपको, 15 से 30% रिस्क। कितना बताया था दोस्तों, 15 से 30% रिस्क है, बट विद एआरटी थेरेपी लेस देन 2% ये रिस्क रह जाता है दोस्तों। ठीक है, जो कि लगभग 60 से 70% कम कर देता है रिस्क को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Yes, in case of needle stick injury from suspected HIV patient, ART therapy should be started within। तो आप काम कर रहे हैं और एक सस्पेक्टेड पेशेंट से निडल स्टिक इंजरी आपको हो जाती है, तो ART थेरेपी कब स्टार्ट करनी है, ऑप्शन विदिन 72 आवर, विदिन 2 आवर, विदिन 48 आवर और आफ्टर HIV टेस्ट।
तो आफ्टर HIV टेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि मैंने बताया निडल स्टिक इंजरी में 0.3% चांसेस है HIV ट्रांसमिशन होने का, लेकिन 0.3% भी है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। तो इसमें से जितना जल्दी हो सके 2 आवर। इसी में अगर एक ऑप्शन होता आधा घंटा तो वो आंसर सही हो जाता। समझ में आ रही बात, जितना छोटा ऑप्शन होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 72 पे आप फोकस मत करना, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 2 आवर। वेरी सिंपल। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक, आज का जो टॉपिक मैंने समझाया है, यस बी कर लीजिएगा, गलती से ए हो गया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। फिर भी कोई डाउट रहता है, क्वेरी रहती है, पूछ सकते हैं आप लोग, कमेंट कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।